बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है गैल्वानोमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, गैल्वानोमीटर क्या होता है। उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल की बेस पे काम करता है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन और लास्ट में हम उसकी वर्किंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर क्या होता है। गैल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। यानी एक सर्किट में जितना भी करंट पास हो रहा है ना, उसकी मेजरमेंट करने के लिए, उसकी डिटेक्शन करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका एक ही प्रिंसिपल है कि हमारे पास जो टॉर्क है, अब हमने लास्ट वाला टॉपिक देखा है, उसमें हमने टॉर्क की कैलकुलेशन की थी, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो एक्ट करता है करंट कैरिंग कॉइल पर। मतलब एक कॉइल है जिसमें से करंट पास कर रहा है तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है ना, वो कब होती है, जब हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। मतलब एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है और करंट पास कर रहा है और हमने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो एज ए रिजल्ट उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर में जो करंट की डिटेक्शन है ना, वो इसी प्रिंसिपल की बेस पे होती है। जितनी वो कॉइल जो है रोटेट होती है, उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, तो वो कॉइल रोटेट करती है। जैसे ही वो रोटेट करती है, फिर वहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं करंट की कि इसमें से करंट पास हो रहा है या फिर इसमें करंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो हमारे पास ये जो कॉइल है सी, ठीक है। अब ये जो कॉइल है ये सस्पेंड है, ठीक है। ये हमारे पास जो नॉर्थ और साउथ लिखे हुए, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। एक हमारे पास नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारे पास उसका साउथ पोल है। और अब हमारे पास ये जो मैग्नेट है ना, ये कनकेव शेप के हैं। कनकेव शेप का मतलब, कनकेव हमें पता है ये हमारे पास दरमियान से थिन होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास मैग्नेट है ये कनकेव शेप है। तो ये चीज़ याद रखनी है। मतलब ये है कि इनकी जो साइड फेस कर रही है ना कॉइल को, ये कर्व है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास कॉइल है ये सस्पेंड है विद द हेल्प ऑफ द मेटालिक वायर, ठीक है। ये जो वायर है, ठीक है, ये हमारे पास मेटालिक वायर है, ठीक है। इसके ज़रिए हमने क्या किया हुआ है, इस कॉइल को सस्पेंड किया हुआ है जो हमारे पास मैग्नेट है उनके दो पोल्स के दरमियान, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो कॉइल है ना, इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक इनेबल्ड कॉपर वायर लगी हुई है, ठीक है। मतलब ये है ना कि हमारे पास हमने जो कॉइल को सराउंड किया हुआ है इनेबल कॉपर वायर। अब कॉपर वायर क्या होता है और इनेबल कॉपर वायर क्या होता है। कॉपर वायर तो हमारे पास सिंपल कॉपर वायर होती है, ठीक है। लेकिन जो इनेबल कॉपर वायर है ना, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर ना इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग हुई हुई होती है। अब वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग है वो इस वजह से हुई हुई होती है कि जब इसमें से करंट पास हो तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो जो हीटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए कि हम उसके ऊपर इंसुलेटर की एक कोटिंग कर देते हैं ताकि वो जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास हम इस जो कोयल है ना उसको कवर कर देते हैं, उसको सराउंड कर देते हैं इनेबल कॉपर वायर के साथ। और ये जो पॉइंट डी लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, मैग्नेटिक सिलेंडर इसको हम बोलते हैं। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं, ये सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम क्यों यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो फील्ड जनरेट हो रही है ना, अब जब हमारे पास नॉर्थ से, अब ये पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है, ठीक है। अब जो फील्ड जनरेट हो रही है ना उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि क्या होता है फेरोमैग्नेटिक में हमने पढ़ा था कि इसमें जो फील्ड्स है ना वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस आयरन सिलेंडर के रखने का मकसद मेन हमारे पास ये है ताकि हमारे पास जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और इसके अलावा फील्ड रेडियल हो जाए। अब फील्ड रेडियल कैसे होती हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। अब देखिए हमने जो मैग्नेट लिए थे वो कनकेव शेप के थे, ठीक है। मतलब वो जो फेस कर रहे थे ना, जो कि साइड उनका फेस कर रहा था कोयल को, वो कर्व था। अब जो कर्व था, अब हमारे पास फील्ड ने तो पास होना है। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो फील्ड्स को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। अब जब ये फील्ड पास होंगी, ठीक है, ये फील्ड ऐसे, मतलब ये कि कर्व फॉर्म में है, ठीक है। फील्ड अंदर जा रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आउट हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी फील्ड को हम रेडियल फील्ड बोलते हैं। अब इस रेडियल फील्ड का क्या काम होता है वो जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कोयल है, ठीक है, ये सस्पेंड, हमने बोला था ये जो कोयल है ये सस्पेंड हुई हुई है विद द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर, ठीक है। अब ये जो वायर है ना ये एज ए करंट लीड काम कर रही है। इसका जो दोनों सिरे हैं ना करंट लीड के तौर पे काम कर रहे हैं। एक तरफ से करंट इन हो रहा है और एक तरफ से करंट आउट हो रहा है। और इसके जो नीचे वाला सिरा है ना, ये अटैच होता है स्पायरल के साथ। अब इस स्पायरल का क्या काम होता है कि जब हम करंट पास करवाएंगे, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड भी
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं और करंट भी पास करवा रहे हैं। तो जब हम करंट पास करवाएंगे ना तो कोयल रोटेट करेगी, ठीक है, कोयल पे टॉर्क एक्ट करेगा, और जब कोयल पे टॉर्क एक्ट करेगा तो उसके अंदर ये जो स्पायरल है ये भी रोटेट करेगा, और इसकी रोटेशन की वजह से हम फिर करंट की डिटेक्शन कर सकते हैं। सो ये बेसिकली थी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन, कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर वो फोल्डिंग हुई हुई है इनेबल कॉपर वायर की। उसके अंदर हमने एक आयरन सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, और आयरन सिलेंडर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट हमारे पास कनकेव शेप्ड है, ठीक है, कर्व है। और हमारे पास जो कोयल है वो सस्पेंड है विद द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर, और वो जो मेटालिक वायर है वो एज ए करंट लीड काम कर रही है, और उसके एक सिरे पे हमने स्पायरल लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में देखें तो जब हम इस कोयल से करंट पास करवाएंगे, ठीक है, हमने जो कोयल ली हुई थी, सस्पेंड की हुई थी, उसमें से हमने क्या करवाना है, लीड के जरिए वो जो मेटालिक वायर है उसके ज़रिए करंट पास करवाना है। अब जब हम उसके करंट पास करवाएंगे ना तो उसमें एक टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग कपल भी कहते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कपल भी बोलते हैं और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, ये डिफ्लेक्टिंग कपल है, ये क्या करवाएगा, उस कोयल को रोटेट करवा देगा, ठीक है। अब हमने देखा था ये वैसे बेसिकली बात की जाए तो टॉर्क जो है वो एंगुलर बॉडी पे ही लगती है, ठीक है, लीनियर हो तो हम फोर्स बोलते हैं और एंगुलर हो तो हम उसको टॉर्क बोलते हैं। तो ये टॉर्क क्या करेगी, टॉर्क बता रही है कि वो उसको रोटेट करवा देगी, ठीक है, वो रोटेट करवाएगी। तो हमने पीछे इसका फार्मूला पढ़ा था कि वो कितना रोटेट करवाएगी, तो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा NIAB cos थीटा, नियाब cos थीटा। अब यहाँ पे ये जो cos थीटा है ना, ये हमारे पास हमेशा ज़ीरो रहता है, ठीक है। अब वो ज़ीरो कैसे रहता है ये हम देखते हैं। अब हमने बात की थी कि हम यूज़ करते हैं इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का अब यहाँ पे काम है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास जो कोस थीटा होता है ना, ये एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और जो कोयल है ना उसके दरमियान जो हमारे पास एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोस थीटा। अब ये जो है ना ये हमेशा पैरेलल रहने चाहिए, यानी कोस ज़ीरो होना चाहिए। अब देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कोयल रोटेट करेगी, अब यहाँ फॉर एग्जांपल ये कोयल हमारे पास ये प्लेन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पड़ी है। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो बन रहा है इन फील्ड और कोयल के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो कोयल है वो रोटेट कर जाती है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ भी अब देखें एरो देखें स्ट्रेट जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, ज़ीरो का एंगल बन रहा है। फॉर एग्जांपल कोयल रोटेट कर जाती है इस तरफ, तो इस तरफ भी एंगल ज़ीरो बन रहा है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने का यही होता है कि ताकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो पैरेलल रहे, वो ज़ीरो रहे, ठीक है। तो हमारे पास जब एंगल पैरेलल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, और हमें पता है कोस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा या डिफ्लेक्टिंग कपल होगा वो होगा NIAB, नियाब। अब देखिए हमने जब इसमें करंट पास किया तो ये जो कोयल है ये रोटेट की, ठीक है, रोटेट की। जब ये रोटेट करेगी, ठीक है, जब ये रोटेट करेगी तो ये जो हमने स्पायरल लगाया हुआ है, ठीक है, स्पायरल अटैच किया हुआ है, अब ये स्पायरल भी रोटेट करेगा, ठीक है। जब ये स्पायरल रोटेट करेगा ना तो मतलब ये है कि एक टॉर्शनल कपल अराइज हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हमारे पास टॉर्शनल कपल अराइज हो जाएगा। अब ये टॉर्शनल कपल क्या करेगा, ये उसको दोबारा से रीस्टोर करवा देगा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब करंट पहले पास हुआ तो ये थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट आउट हुआ, करंट यहाँ से ख़त्म किया तो ये दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ गया। तो हमारे पास इस कपल को बोलते हैं रिस्टोरिंग कपल, ठीक है, और ये टॉर्शनल कपल की वजह से होता है, ठीक है। तो ये अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी प्रीवियस पोजीशन पर लाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने रिस्टोरिंग फोर्स भी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींचें तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है जो कि उसको वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर ले आती है। तो ये भी यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पहले एक डिफ्लेक्शन कपल प्रोड्यूस हो रहा था जैसे ही वो ट्विस्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो जब हम करंट ख़त्म हुआ तो वो अनट्विस्ट की, जिसको हम रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो तरह की टॉर्क की बात की है, ठीक है, एक तो डिफ्लेक्शन टॉर्क है हमारे पास, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क जिसको हम डिफ्लेक्टिंग कपल भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास है रिस्टोरिंग कपल, ठीक है। जो रिस्टोरिंग कपल की वजह से जो टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, मतलब जितने एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुई है ना वो हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स कम है, मतलब वो कोयल थोड़ा सा रोटेट की है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी थोड़ा होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खत्म करेंगे C। अब ये C हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है और इसको हम टॉर्शनल कपल भी कहते हैं। इसको डिफाइन करें तो द कपल फॉर अनट्विस्ट इन अ सस्पेंशन वायर।
मतलब ये जो अनट्विस्टिंग होती है ना हमारे पास वायर में, ठीक है, वो जो स्पायरल पहले ट्विस्ट कर गया था जब हमने उसमें से करंट पास करवाया था, ठीक है, तो जब वो अनट्विस्ट होता है ना तो उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल कपल। तो वो जो कपल अनट्विस्ट होते वक्त जो कपल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलेंगे टॉर्शनल कपल। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर। सस्पेंशन वायर के जिस वायर के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है ये उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब पीछे हमने बात की है कि हम जितना डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा ना, ठीक है, जितना वो कॉइल पहले रोटेट करेगी उतनी ही उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क होगी, ठीक है। पहले जितना वो रोटेट करेगा जब करंट ख़त्म करेंगे तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो इक्वल है रिस्टोरिंग टॉर्क के, ठीक है, इन दोनों की अमाउंट सेम होती है। तो अब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन टॉर्क था उसकी वैल्यू आई थी नियाब, ठीक है, और हमारे पास एंगल 0 था तो इस वजह से कोस ख़त्म हो गया। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हमारे पास है ये सी और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाता है C/N/A/P एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो C/N/BA ये वाली जो टर्म है ना ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम इसको कांस्टेंट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो होगी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा उतना ही करंट मौजूद होगा, क्योंकि हमने बेसिकली तो करंट फाइंड करना था ना। गैल्वानोमीटर जो है बेसिकली वो पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। तो अब ये जो गैल्वानोमीटर है, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है, अगर तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो गैल्वानोमीटर जो है ना पॉजिटिव साइड पे वैल्यू देगा। तो अगर हमारे पास जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है तो वो नेगेटिव साइड पे वैल्यू देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का मतलब ये है कि बेसिकली जो हमारे पास गैल्वानोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना। तो अगर तो हमारे पास जो करंट है वो बहुत कम हो, स्मॉल करंट हो, ठीक है, तो वो अगर तो कोई गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर लेता है तो ये बेसिकली हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर होती है, ठीक है। और उस गैल्वानोमीटर को हम सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कहते हैं और इस टर्म को हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कहते हैं कि ये एक ऐसी एबिलिटी है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने की। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है ये हम देखते हैं। अब हमें पता है I = C/N/A/B एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट जो है बहुत स्मॉल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट हो जाता है, ओके। अब हमारे पास ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और C/N/A/B इनका क्या रिलेशन बनता है। अगर तो हम इसको इस साइड पर लेके आए तो क्या हो जाएगा 1/, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन = C/N/A/B, ठीक है। ये ऐसे हो गया, मतलब ये है कि ये इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। जब हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी। अगर तो हमारे पास ये सी वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करना है और फिर उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से हम करंट फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को अगर हमने थोड़ा सा कहते हैं कि हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें, तो हमें क्या करना होगा, ये जो ई वैल्यू है इस वैल्यू को कम करना होगा। अब ये वैल्यू कम कैसे होगी, अब C/N/A/B ये वैल्यू तभी कम होगी जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है ना इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऊपर कम है, फॉर एग्जांपल ऊपर 3 है अगर नीचे 5 है तो फिर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कम आएगी। और एज़ कम्पेयर टू कि ऊपर अगर 5 और नीचे 3 हो तो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आती है। तो अगर हमने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को ज़्यादा करना है तो हमें इसकी वैल्यू कम करनी होगी और इसकी वैल्यू कम करने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर हैं उनकी वैल्यू को बढ़ाना होगा। अच्छा, पहला केस है कि हम नंबर ऑफ़ टर्न्स n जो है ये नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। दूसरा ये है कि हम एरिया को इंक्रीज़ कर दें। जब हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करेंगे, कोयल के ऊपर नंबर ऑफ़ टर्न इंक्रीज़ करेंगे तो वो हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं होगा। एरिया को भी हम इंक्रीज़ नहीं करते, ये भी हमारे पास एक एफिशिएंट मेथड नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी अमाउंट ज़्यादा कर दें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी और उसके नतीजे में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा ना थीटा ये हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा। और हमें पता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो वहाँ से हम फिर करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का, यानी एक स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को हम कॉमनली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर, ठीक है। हमारे पास एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमारे पास मिरर लगा हुआ है, ये हमारे पास कोयल है और ये साथ में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्पायरल।
और इसके साथ ये हमारे पास एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स से लाइट इमिट होगी और साथ में हमने स्केल लगाया हुआ है। अब क्या होगा, जब भी ये लाइट सोर्स से लाइट पड़ेगी, ठीक है, मिरर के ऊपर पड़ेगी। अब मिरर जो है, मिरर से लाइट टकराने के बाद वो स्केल के ऊपर पड़ेगी। अब स्केल पे हमारे पास रीडिंग शो होगी। लेकिन जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देंगे, ये जो कोयल है ये रोटेट करेगी। जब ये कोयल रोटेट करेगी, ये मिरर भी रोटेट करेगा। और जब ये मिरर रोटेट करेगा तो जो लाइट सोर्स इसके ऊपर पड़ेगी उसकी डिफ्लेक्शन क्या पता यहाँ पे आके रुक जाए, ये यहाँ पे आ जाए। तो मतलब ये है कि वो बहुत स्मॉल रीडिंग देगा स्केल पे। तो यहाँ से हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकते हैं, यानी छोटे से छोटा करंट भी है ना, वो फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा और हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंस आएगा ना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में, ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, उसके बाद यहाँ पे पड़ी, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसके ज़रिए हम फिर गैल्वेनोमीटर पे उसका करंट फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहलाएगा, क्योंकि ये स्मॉल से स्मॉल करंट भी मेजर कर सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली स्कूल्स में यूज़ होते हैं वो सेम होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 2 स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल है और ये हमारे पास रीडिंग शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन स्प्रिंग का क्या मकसद होता है कि ये जो है ना, ये उसी तरह जब इनको करंट प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ये रोटेट करती हैं। और जब ये रोटेट करती हैं तो ये अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, स्टोर कर लेती हैं, ठीक है, रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही करंट ख़त्म होता है ये दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये वापस आती हैं तो फिर जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में फ़र्क आता है ना, तो उसके ज़रिए भी हम फाइंड कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर पे स्मॉल करंट की रीडिंग को। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है स्टेबल या डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर इन विच कॉइल कम टू रेस्ट क्विकली आफ्टर रिमूविंग द करंट, ठीक है। अब कोई हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे हम करंट शो करवा रहे हैं, ठीक है, हमने उसको करंट दिए तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब उसकी हमने जब उसको करंट दिए, ठीक है, उसकी जो सुई है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है, यहाँ पर आ गई है। लेकिन जैसे ही हमने करंट रिमूव किया वो वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो अपनी वापस पोजीशन पर वापस आती है लेकिन यहाँ पे आके डिफ्लेक्शन शुरू कर देती है, ठीक है, वो इस तरह रोटेट करने लग जाती है। वो अपनी एक पोजीशन पर रेस्ट पे आने से पहले ओसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, ठीक है, वो फ़ौरन से रेस्ट पर नहीं आती है। फॉर एग्जांपल हमने करंट दिया, वो इस पॉइंट पे आ गई है, लेकिन जब हमने करंट स्टॉप किया तो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ तो गई है लेकिन फ़ौरन स्टॉप नहीं की, वो ओसिलेट करने लग गई है अपनी मीन पोजीशन पे और काफ़ी देर बाद वो फिर रेस्ट पे आई है। तो ऐसे हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो फ़ौरन रेस्ट पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई करंट पास किया, करंट पास करने के बाद वो जब हमने वो इस पॉइंट पर आ गया, लेकिन जैसे ही हमने करंट रिमूव किया वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आके रेस्ट पे हो गया, ठीक है, रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट पे जब आएगा तो मतलब ये है कि वो उसकी ऑसिलेशन नहीं हो रही है, जैसे ही करंट रिमूव किया तो वो अपनी मेन पोजीशन पर आ गया। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज़ नॉट स्टेबल, यानी जो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमने पीछे पढ़ा है कि जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल करंट को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर, भी हमने देखा है उसको, ठीक है। तो अब जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होते हैं ना वो भी स्टेबल नहीं होते हैं, वो भी अपनी मीन पोजीशन पर आके ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है, और क्विकली रेस्ट पर नहीं आते हैं। तो ये हमारे पास था कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर भी स्टेबल नहीं होते हैं। डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज टू मेक द कोयल कम टू रेस्ट क्विकली, ठीक है, मतलब ये है कि अब आर्टिफिशियल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो कोयल है ना फ़ौरन रेस्ट पर आ जाए। यानी हमने जो करंट में एक्यूरेट करंट मेजर अगर करना है तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो हो रही है वो एक्यूरेट हो। तो इसी वजह से हम आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि जो जैसे ही हम करंट फ्लो करना स्टॉप करवाएं तो वो फ़ौरन से अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाए। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ गैल्वेनोमीटर का। हमने बेसिकली गैल्वेनोमीटर को देखा जो कि पैसेज ऑफ करंट को मेजर करता है। उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल देखा, देन इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग देखी, और उसके बाद हमने देखा कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसमें हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, और लास्ट में हमने 2 टर्म्स पढ़ी हैं, स्टेबल और डेड बीट गैल्वेनोमीटर। होप सो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।